रूपेश के थप्पड़ मारने से भास्कर बुरी तरह से बौखला गया और झटके से उसने रूपेश को पीछे धकेलते हुए अपने आप को उससे छुड़ाया और कहा, अपने दायरे से बाहर आकर तुमने अच्छा नहीं किया। इतने में भास्कर का फ़ोन बजता है और भास्कर फ़ोन काट देता है। जब दोबारा भी कॉल आता है तो रूपेश भास्कर के हाथ से उसका फ़ोन लेते हुए कहता है, क्यों फ़ोन काट रहे हो? उसी औरत का है ना जो तेरी रखैल है। अरे इन बाजारू औरतों का काम ही क्या है? आदमी फंसाना और दूसरे का घर तोड़ना। पूछो कितना पैसा चाहिए इस औरत को? अरे हम देंगे इसको पैसा, पर अपनी बहन को दुखी नहीं रहने देंगे। अब गीता भी बोलने लगी, अरे सही तो बोल रहा है रूपेश बेटा, दे दो उसको थोड़ा पैसा वैसा और पीछा छुड़ाओ उससे, गंदी गाली देते हुए। वाह माँ वाह, आप भी उसको गाली दे रही हो? अरे आप तो औरत हो माँ, कम से कम सब कुछ जानते हुए आप तो उसको जलील नहीं करो। और रूपेश बाबू, आपको अपनी बहन की बहुत फिक्र हो रही है ना? चलिए मुझे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। शादी से पहले आप मुझसे कभी मिले? नहीं ना। क्यों नहीं मिले? आपके घर से कोई मिला मुझसे? नहीं, कोई नहीं मिला। मैं गांव गया, आपने एक रिश्तेदारी में मुझे देखा और जॉब पूछी, बस। आपके घर के दो चार लोग आए, उन्होंने गांव का मेरा शानदार घर देखा, बस। और थोड़ा बहुत पता किया आपने, पता चला कि शहर में भी अपना फ्लैट है, अपनी गाड़ी है, नौकरी अच्छी है। इसके अलावा ना आपने मुझसे मिलना जरूरी समझा और ना अपनी इस प्यारी बहन नैना को मुझसे मिलाना जरूरी समझा। आपके पास पैसे थे और आपने मुझे खरीद लिया, और मेरी माँ ने ये जानते हुए भी कि मैं पहले ही बिक चुका हूँ अपने प्यार के हाथों, मुझे आपके हाथ बेझिझक बेच दिया। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी में मैं गांव जा रहा हूँ। और नैना, तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्या तुमने जरूरी नहीं समझा शादी से पहले उस लड़के को जानने की जिसको तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले खरीद रहे थे? नैना चुप रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। रूपेश वही आक्रोशित तेवर में बोला, हमारे यहाँ का संस्कार नहीं है कि लड़कियों की आवारागर्दी करने की। उस औरत के साथ रहकर तेरी सोच ऐसी होती होगी। हम लोग इज्जतदार हैं समझे। इस बार भास्कर ने रूपेश का गर्दन दबाते हुए कहा, खबरदार, जो एक लफ्ज भी गाली दिया दोबारा से मेरी पत्नी के लिए। गीता ने भास्कर को रूपेश से अलग करते हुए कहा, पत्नी वो होती है जो परिवार में रहती है, पत्नी ये है तुम्हारी, डोली में बिठाकर इसको लाए हो, समाज में सब इसको तुम्हारी पत्नी मानते हैं, ना कि उस। गाली को फिर दोहराया गीता ने। इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी। गीता ने दरवाजा खोला तो सामने श्रीमती सिन्हा खड़ी थीं, हाथ में सांभर डोसा लिए हुए, और चेहरे पर उत्सुकता स्पष्ट दिखाई दे रही थी कि अंदर का हाल जानने आई हैं। वो भास्कर की आवाज़ बाहर तक आ रही थी, जोर से बोलने की, मेरा मतलब कि मुझे लगा कि भास्कर आया है तो उसके लिए मैं ये ले आई। मेरे हाथ का उसको बहुत पसंद है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गीता ने उसके हाथ से प्लेट ले लिया। बिना किसी के कहे ही श्रीमती सिन्हा वहीं सोफे पर धम से बैठ गईं। भास्कर भी वहां से बाहर लॉबी में आ गया और रूपेश उसके पीछे जाकर उसके कान के पास जाकर बोलता है, देख मैं क्या करता हूँ। एफआईआर कराने की धमकी के साथ ही पंचायत में गीता को खड़े करने की बात भी करता है। शाम के 6 बज गए, लेकिन भास्कर का ना ही कोई कॉल आया और ना ही उसने प्रज्ञा का फोन उठाया। प्रज्ञा बार बार फोन करती, लेकिन अब फोन स्विच ऑफ बता रहा था। प्रज्ञा रूपा के घर के लिए ऑटो लेती है। मौसम बारिश का लग रहा था, काली घटाओं से आसमान लदा हुआ स्पष्ट दिख रहा था। आखिर कहाँ पर है भास्कर? अब फोन भी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। न जाने कितने उधेड़ बुन में प्रज्ञा का दिमाग लगा हुआ था। तभी ऑटो वाले ने आवाज दी, मैडम उतरिए, आ गया स्टॉप। प्रज्ञा का ध्यान टूटा, ओह मैं भी कहाँ खो गई। ऑटो का किराया देकर प्रज्ञा रूपा के घर की तरफ चल देती है, जो सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। रूपेश के धमकी देने पर भास्कर की आंखों में खून उतर जाता है, लेकिन वो वहां कुछ जवाब नहीं देकर सीधे लिफ्ट की तरफ जाता है और नीचे पार्किंग में जाने के लिए बटन दबाता है। रूपेश बुदबुदाता है, मैं भी छोड़ूंगा नहीं तुझे। मिसेस सिन्हा का सावर डोसा तो बहाना था,
उनको तो खुजली हो रही थी कि आखिर नैना के भाई के आने पर इतना शोर शराबा क्यों है। कुछ हाथ नहीं लगा तो श्रीमती सिन्हा मन महसूस कर अपने घर आ गईं। अरे पड़ोसी हैं हम, हमें बताना चाहिए ना क्या बात है। जब कुछ काम होगा तो बोल देंगे, आंटी जरा फ्लैट साफ करा देना, और वैसे कुछ बात नहीं बताएंगे अपने घर की। श्रीमती सिन्हा तुनक मिजाजी हो अपने आप से बातें कर रही थी। प्रज्ञा ने डोरबेल बजाया और रूपा ने दरवाजा खोला। आदि अपनी माँ को देखकर भाग कर आया और प्रज्ञा से लिपट गया। मम्मा आप कहाँ गई थीं? मैं आपको ढूंढ रहा था। प्रज्ञा उसको चॉकलेट निकाल कर देती है और फिर उसको बोलती है, आपको बिसु दीदी के साथ अच्छा नहीं लगा क्या? बिसु 11 वर्षीय लड़की है जो रूपा की बेटी है। आदि प्रज्ञा के गले में हाथ रखकर बहुत देर तक उससे झूलता रहा। बाहर बारिश भी जोर से शुरू हो गई थी। रूपा किचन की तरफ बढ़ गई। अम्मा चाय का इंतजार कर रही थीं। रूपा ने 2-3 बार चाय के लिए पूछा अम्मा से, किंतु अम्मा ने मना कर दिया, ये कहकर कि प्रज्ञा आने वाली है, उसके साथ ही बैठकर पी लूंगी। दूसरी तरफ प्रज्ञा को लग रहा था कि यहाँ से कब निकले, क्योंकि भास्कर का फोन स्विच ऑफ जा रहा था और आज ऑफिस जाने के बाद से उससे एक भी बात नहीं हुई है, ना ही कोई मैसेज आया है। बाहर बारिश तेज हो रही थी तो अम्मा ने प्रज्ञा से कहा, मेहमान को फोन करो, कहाँ हैं, गाड़ी लेकर आ जाएं। तुम कहाँ जाओगी भीगते हुए छोटे बच्चे को लेकर? अब प्रज्ञा क्या बताए किसी को कि पूरे दिन में एक भी बार उसकी बात भास्कर से आज हुई ही नहीं है। ये लोग तो वैसे भी भास्कर को पसंद नहीं करते हैं। रात के 8 बज चुके हैं, बारिश थमने का नाम नहीं है। अम्मा खाना बहुत ही अच्छा बनाती हैं। आज उन्होंने मलाई कोफ्ता बनाया है जो कि उन्होंने प्रज्ञा के लिए भी पैक कर दिया है। घर जाकर रोटी बना लेना, थक गई होगी। अम्मा ने टिफिन बॉक्स प्रज्ञा के हाथों में रखते हुए कहा। रूपा बुटीक के काम में व्यस्त रहती है। अम्मा उसको बहुत सहारा देती हैं। जब त्योहार का सीजन होता है और काम बहुत ज़्यादा होता है तो अम्मा खाना लगाकर रूपा के पास रखाती हैं। कारीगर के सामने ध्यान ना हो तो काम में कमी रह जाती है, इसलिए रूपा अपने काम के प्रति बहुत ही सतर्क रहती है। तभी तो उसका बुटीक मशहूर है। भास्कर ड्राइव करते करते सोचता रहता है, क्या करूं मैं, इतने टेंशन में ऑफिस जाने का मन नहीं करता। ना जाऊं तो आखिर कितनी छुट्टी करूं, मैं क्या करूं। रास्ते में सब्जी मंडी देखता है तो कुछ सब्जियां खरीद लेता है। तभी मन में ख्याल आता है, प्रज्ञा से पूछ लूं क्या सब्जी है और क्या नहीं। फोन निकालता है तो देखता है फोन तो स्विच ऑफ है। तभी जैसे वो अपने होश में वापस लौटा हो, अरे आज तो प्रज्ञा का ऑफिस था। आदि वो मामी जी के यहाँ, ये बारिश, प्रज्ञा कहाँ है। फोन ऑन करके तुरंत प्रज्ञा को फोन मिलाता है। भास्कर का फोन आते देखकर प्रज्ञा का चेहरा खिल जाता है। उसको लगता है जैसे कोई खजाना मिल गया। फोन लेकर प्रज्ञा अम्मा के पास से उठकर मामी के कमरे की तरफ चली जाती है। कहाँ हो आप? आपकी तबीयत ठीक है ना? आपने एक बार भी फोन नहीं किया, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? प्रज्ञा ने एक सांस में सारे सवाल कर डाले। भास्कर ने बड़े प्यार से कहा, सॉरी प्रज्ञा, आ रहा हूँ मैं, बस 5 मिनट में मैं पहुँच गया वहाँ, पर प्लीज मैं अंदर नहीं आ पाऊँगा। अम्मा से बोल देना, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। प्रज्ञा बोली, ठीक है, और रूपा को बोला, मामी भास्कर जी आने वाले हैं, मैं चलती हूँ। रूपा बाहर तक आई, तब तक भास्कर भी गाड़ी लेकर आ गया और आदि और प्रज्ञा अपने घर के लिए निकल गए। गाड़ी में बैठते ही प्रज्ञा नोटिस करती है कि भास्कर का हुलिया अजीब सा लग रहा है। गर्दन पर निशान स्पष्ट दिख रहा था। टी शर्ट का बटन टूटा हुआ, बाल भी अजीब से बिखरे हुए और गुमसुम होकर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। प्रज्ञा ने ही आगे से पूछा, क्या हुआ साहब को? कुछ नहीं, सब ठीक है, भास्कर ने जवाब दिया। और तुम्हारा कैसा रहा आज पहला दिन ऑफिस में? अच्छा था और बुरा भी, प्रज्ञा ने कहा। अच्छा भी और बुरा भी, इसका क्या मतलब हुआ? भास्कर ने पूछा। प्रज्ञा बोली, अच्छा इसलिए कि ऑफिस का माहौल अच्छा है, मेरी बॉस भी बहुत अच्छी है, आज सभी से परिचय हुआ, अच्छा लगा। और बुरा इसलिए कि सारे दिन में एक बार भी तुम्हारा फोन नहीं आया मेरे पास। ऐसा क्या हुआ आज?
प्रज्ञा ने बगल में बैठे भास्कर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे बाबा, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और तुम मुझे छेड़ रही हो, देखो कोई दुर्घटना हो जाएगी। भास्कर ने अपने मजाकिया अंदाज में बात को टालते हुए बोला, पर प्रज्ञा समझ रही थी कि कुछ तो हुआ जरूर है आज। रास्ते में बीकानेर स्वीट्स के सामने भास्कर गाड़ी रोक लेता है और प्रज्ञा से पूछता है, खाने की थाली पैक करा लूं या फिर कुछ चाइनीज ले लूं। प्रज्ञा मना कर देती है, ये बोलकर कि सब्जी नानी ने दे दिया है और रोटी मैं बना लूंगी, और वैसे भी जितनी देर यहाँ लगेगा उतने में तो हम घर पर खाना खाकर सोने भी चले जाएंगे। प्रज्ञा को तो वैसे भी घर पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि मन में सवाल उठ रहे थे और जवाब भास्कर दे नहीं रहा था। प्रज्ञा को पता है, अगर भास्कर से किसी बात की जिद की तो वो चिढ़ जाएगा, और आजकल वैसे भी परेशान रहता है जब से दूसरी शादी करके आया है। बारिश अब थम चुकी थी और भास्कर प्रज्ञा भी घर पहुंच गए। रात्रि के 10 बजे प्रज्ञा ने फ्रेश होकर आटा लगा दिया था और भास्कर का इंतजार कर रही थी, जो अभी आदि को नाइट सूट पहना रहा था। आदि अपनी दिन भर की सारी बात भास्कर को बता रहा था, जिसमें वो अम्मा की नकल भी उतार रहा था। भास्कर ने आदि को प्यार से समझाया कि ऐसे बड़ों का नकल नहीं उतारते हैं। प्रज्ञा खाना लेकर डाइनिंग पर आ गई थी और भास्कर भी खाने के टेबल पर आ चुका था। प्रज्ञा को खामोश देखकर भास्कर बोलता है, मुझे तुमसे बात करनी है। आज सारे दिन परेशान रहा, तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। पर अभी आदि की तरफ देखते हुए, नहीं बाद में। प्रज्ञा समझ गई, आदि की वजह से भास्कर गाड़ी में बात घुमा गए। प्रज्ञा ने भी रोटी आगे करते हुए कहा, हाँ ठीक है, ये लीजिए, एक रोटी और खाइए, नानी के हाथ की सब्जी में गजब का स्वाद होता है। भास्कर ने भी कहा, हाँ ये तो है। खाना खत्म करके भास्कर आदि को लेकर सुलाने चला जाता है और प्रज्ञा किचन समेटने में लग जाती है। रूपेश इंतजार में बैठा हुआ है भास्कर के, जो अभी तक घर नहीं आया। रात्रि के 11:30 बज चुके हैं। अब रूपेश गीता को खड़ी खोटी सुनाने में लगा हुआ था और गीता नैना पर बात फेंकती है कि 2 साल होने जा रहा है, पूछो अपनी बहन को मेरे बेटे को कितना फ़ोन करती है ये। अरे अगर मेरा बेटा फ़ोन नहीं करता तो तुम्हारी बहन कौन सा मेरे बेटे को फ़ोन करती है। अरे कभी घर भी आ जाए तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती मेरे बेटे से। नैना अपनी सास गीता के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान हो जाती है। तभी रूपेश पूछता है, नैना तुम्हारी बात भी नहीं होती है भास्कर से। नैना कुछ नहीं बोलती। रूपेश दोबारा चिल्लाकर पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, जवाब दो मुझे। इस बार नैना गुस्से से बोलती है, हाँ नहीं होती है बात, और ना ही मुझे बात करनी है। रूपेश बोलता है, क्यों क्यों बात नहीं करनी तुम्हें, तुम्हारा पति है वो, हमने इतना पैसा देकर शादी किया है, कोई फ्री की नहीं, उसकी तरह जो सीधे बैठ गई बीबी बनकर, समझी। भाई शायद तुम भूल रहे हो, जिस औरत को तुम गाली दे रहे हो वो औरत मिस्टर भास्कर के बच्चे की माँ भी है, एक बीवी के अलावा। दूसरी बात, मिस्टर भास्कर पहले से शादीशुदा हैं। इसकी खबर मुझे यहाँ आते ही मिल गई थी। जब एक दिन मिस्टर भास्कर का कॉल आया तो माँ जी तेजी से भागकर अपने कमरे की तरफ चली गई थीं। मैं अपने कमरे में थी, किंतु गिलास से माँ जी का तेज से भागना मुझे दिख गया था, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे से बाहर आ गई, ये देखने कि आखिर क्या हुआ है। जो कॉल आने से वो तेजी से अपने कमरे में चली गईं। मैं बाहर आकर उनके कमरे तक वजह पूछने जाती, इससे पहले ही मेरे पैर ठिठक गए ये सुनकर। अब तो उस औरत को छोड़ दे, इतनी सुंदर बीबी है घर में, इतने दिन गांव में खोज खबर नहीं लिया, और अब यहाँ आई है तब भी तू ड्रामा कर रहा है। अरे नहीं छोड़ेगा उसको तो नहीं छोड़, अब रह इसके साथ और वहाँ कभी कभार आते जाते रहना। ये सुनते ही मैं सुन्न सी हो गई थी। पता नहीं किस तरह मैं अपने कमरे तक आई थी, पर उसी वक्त मैंने भी अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे दूसरी पत्नी बनकर रहना मंजूर नहीं है। गीता अवाक रह गई जब उसने नैना के मुंह से सारी सच्चाई सुनी। भास्कर के फोन नहीं उठाने से, नैना के मुंह से इतना सब सुन के और ये जानकर कि सारा खेल गीता का ही खेला हुआ है, रूपेश पगलाया हुआ सा भास्कर को धमकी भरा मैसेज करने लगा। साथ ही गीता को भी धमकाने लगा, अपने बेटे को यहाँ बुलाओ, नहीं तो अभी चलो उस औरत के घर जहाँ इस वक्त वो है। नैना ने फिर रूपेश से कहा,
आज भी तुम वही गलती कर रहे हो भाई, जो 2 साल पहले करी थी। जब तुमने मेरी शादी तय की तब कहाँ गई थी तुम्हारी ये सोच? याद है तुम्हें, जब रिश्ता पक्का हुआ था तब पम्मी भाभी ने क्या कहा था? पम्मी भाभी नैना के ताऊ जी की बहू, याद करो भाई। उन्होंने तुम सबसे कहा था गांव का घर, शहर का मकान और लड़के के क्वालिफिकेशन के अलावा लड़के के व्यक्तित्व का भी पता करो। पर नहीं, आप लोगों को तो बस उस वक्त पम्मी भाभी पागल लग रही थी। हो सकता है अगर भास्कर जी से शादी से पहले मेरी बात हुई होती तो वो मुझे सत्य बता देते। और आज भी आप लोग मेरी इच्छा नहीं पूछ रहे कि मैं क्या चाहती हूँ, अपनी अपनी इच्छा को मुझ पर थोपना चाहता है। मैं उस व्यक्ति के साथ समझौता क्यों करूँ जो मुझे प्रेम ही नहीं करता है? प्रज्ञा किचन का काम खत्म करके भास्कर के पास आकर बेड पर बैठ जाती है। आदि सो चुका है। प्रज्ञा के पास आते ही भास्कर फोन को एकदम झटके से बंद कर देता है। प्रज्ञा, अब आप मुझसे फोन भी छुपाने लगे? अब से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। भास्कर ने प्रज्ञा के खुले बालों को एक तरफ करते हुए अपने करीब लेकर उसके माथे को चूमा और फिर चेहरे पर एक गंभीर भाव लाता हुआ बोला, प्रज्ञा, तुम्हें मैं बता नहीं पाया, उस लड़की का भाई आया हुआ है और उस दिन उसने हम तीनों को वहाँ मॉल में देख लिया था। आज दिन मैं वहीं था और आज उससे बहुत ही ज़्यादा बहस हुई, हाथापाई भी। अभी फिर उसी का मैसेज आ रहा था। गाली देकर बात करता है, साथ ही धमकी भी देता है। प्रज्ञा परेशान होते हुए बोली, तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? भास्कर, सुनो प्रज्ञा, एक बात अच्छे से याद रखना, मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। बस तुम इस बात पर भरोसा रखना। तुम्हारा रखा हुआ भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत होगी। हो सकता है मुझे उसके भाई के रुकने तक माँ के साथ रहना पड़े, क्योंकि अभी उसने मैसेज किया है अगर मैं कल वहाँ नहीं पहुँचा तो वो माँ को लेकर यहाँ आएगा। अगर वो यहाँ आ गया और यहाँ आकर बदतमीजी की तो हमारे लिए हो ना हो आदि के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। आदि बहुत छोटा है और तुम तो जानती ही हो, वो हर बात को बहुत ही गौर से सुनता है। क्या पता बच्चे के मन में कब कौन सी बात घर कर जाए और उसका नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर पड़े। वैसे भी उस लड़की का भाई बहुत ही अनाप शनाप बोलता है, जो तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। प्रज्ञा चुपचाप सुनती रही और भास्कर लगातार बोलता रहा। रात्रि के 12 बज चुके थे। अगले दिन फिर ऑफिस भी जाना था प्रज्ञा को, तो वो लेट कर सोने की कोशिश करने लगी। प्रज्ञा करवट बदलकर सिसकी भर कर रोने लगी, मगर भास्कर ने उसको अपनी बाहों में खींचते हुए अपने आगोश में ले लिया और बोला, एक बार गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। मैंने बोल दिया है उसके भाई को, जिसको उसने मॉल में देखा था, वो मेरी पत्नी और मेरा बेटा है। प्रज्ञा के सामने भास्कर कभी नैना को नाम से नहीं बोलता था, हमेशा यही बोलता था वो लड़की। रात को भी भास्कर के घर नहीं आने से रूपेश बौखलाया हुआ था और गीता से बार बार प्रज्ञा के घर तक जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि रूपेश जानता था कि गीता को प्रज्ञा के घर का पता मालूम है। लेकिन गीता ने साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से रूपेश और ज़्यादा भड़का हुआ था। रूपेश ने अपने ऑफिस में 4 दिन और आगे की लीव लेने के लिए अपने बॉस से रिक्वेस्ट भेज दिया मैसेज करके, जो उसके बॉस ने ओके भी कर दिया। नैना घर में हो रहे तमाशे को देखकर परेशान है। पति है जिसका अपना अलग घर परिवार है, भाई है जो भास्कर के खून का प्यासा हो रखा है, और गीता है जिसको अपना बेटा नहीं पूछ रहा है, तो और कौन क्या ही करेगा। श्रीमती सिन्हा को बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि आज भास्कर के घर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं आ रही है। दोपहर के 1:30 बजने को आए हैं और अभी तक गीता जी ने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला अपना। न सुबह पूजा का शंख बजा है और न ही उनके तुलसी में कोई पूजा पाठ दिख रहा है। बालकनी में रखे तुलसी में गीता सुबह शाम दिया जलाती थी और पूजा करती थी। वहीं से श्रीमती सिन्हा से बातचीत भी हो जाया करती थी। आज ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखे भी कैसे, गीता तो निढाल सी हुई अपने कमरे में लेटी हुई है। नैना ने लंच में कड़ी चावल बनाया था, जो रूपेश को पसंद है,
तो रूपेश खाना खा रहा था और वहीं नैना भी अपना खाना लेकर आ गई थी। गीता से खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया, तो दोबारा नैना ने उससे पूछा भी नहीं। गीता थी तो माँ ही। 12 साल का भास्कर था तभी गीता ने पति को खो दिया और आज उसकी गलती की वजह से उसकी नज़रों के सामने रूपेश ने उसके बेटे पर हाथ उठाया था। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिसे पोंछने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह भास्कर जल्दी उठकर तैयार हो गया और प्रज्ञा की भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी छोटे मोटे काम में, और आदि को लेकर तीनों निकल गए। पहले आदि को रूपा के यहाँ छोड़ा और फिर प्रज्ञा को ड्रॉप करके खुद भी ऑफिस पहुँच गया। प्रज्ञा ऑफिस में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश तो करती, किंतु उसके दिमाग में कभी भास्कर के कहे शब्द घूमने लगते तो कभी रूपेश की जिद और गाली की बातें। खुद पर बहुत ही मुश्किल से प्रज्ञा ने नियंत्रण रखा हुआ था। काम में टाइम का पता ही नहीं चला और लंच टाइम भी हो गया। तभी प्रज्ञा का फोन बजता है और भास्कर का नंबर देखकर प्रज्ञा के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। मेरी धड़कन, मेरी जान, लंच किया तुमने? भास्कर ने प्रज्ञा से कहा। ओह क्या बात है, बड़े बदले अंदाज हैं साहब के, प्रज्ञा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बोली, नहीं अब करूंगी लंच, वही करने जा रही थी। अच्छा ठीक है कर लो, और सुनो मैं शाम को तुम्हें ऑफिस के बाहर लेने आ जाऊंगा और घर पर चलकर खाना खाकर फिर मुझे आज माँ के पास जाना होगा, क्योंकि रूपेश माँ को परेशान कर रहा है हमारा घर दिखाने के लिए। प्रज्ञा हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलती है और हम कहकर फोन काट देती है। प्रज्ञा का ये व्यवहार भास्कर को टेंशन से भर देता है, पर वो प्रज्ञा को दोष भी नहीं दे सकता। गलती तो भास्कर के खुद की है, जो उसने कभी अपनी ओर से प्रज्ञा की शादी को घर में नहीं बताया, और जब बताया तो सिर्फ उसकी माँ जानती थी और कोई नहीं। भास्कर को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था उसका परिवार बिखर जाएगा और वो लाचार सा देखता रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी हिम्मत तो प्रज्ञा है, और अगर प्रज्ञा कमजोर पड़ गई तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आज तो हर हाल में फैसला करके ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। गीता को सुनाते हुए रूपेश ने जोर से ये बात कही। गीता कुछ नहीं बोली, अपने कमरे में चली गई। नैना ने रूपेश से कहा, भाई बहुत हो गया, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये सब जांच पड़ताल पहले करते तो आज ये नौबत ही नहीं आती। दिल्ली आकर किसने पता किया भास्कर के बारे में, आपने या पिताजी ने? सबको जो बात ताऊ जी ने बोली वही बात सबने मानी। आज जिंदगी मेरी तबाह हुई है ना, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम भी अपना गुस्सा दिखा लोगे और चले जाओगे, मेरी जिंदगी तो यहीं रहेगी ना। मैं भास्कर की दूसरी पत्नी हूँ, अगर तुम्हारे धमकाने से वो आ भी गया तो क्या मैं उसको प्रेम कर पाऊंगी? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अगर पति को कोई बीमारी लग जाए तो पत्नी उसको तन मन धन से समर्पित होकर उसके साथ निर्वाह कर लेती है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। किंतु अगर पति किसी अन्य स्त्री के साथ बटकर आता है, वो सहन करना बहुत मुश्किल है और मेरे लिए तो असंभव है। अगर मुझे भास्कर इस तरह से चाहिए होता तो फिर मैं शुरू में ही सच जानने के बाद तुम लोगों को खबर कर देती। तब भास्कर रोज नहीं तो कम से कम 2-3 दिन तो यहाँ जरूर रहते। पर ना तो मुझे ऐसा पति चाहिए और ना ऐसी जिंदगी। नैना आवेश में बोलती जा रही थी। रूपेश ने कहा, नहीं नैना, भास्कर को उस औरत को छोड़ना होगा, नहीं तो मैं उसको जेल में सड़वा दूंगा। और रूपेश फिर भास्कर को मैसेज करने लगता है, वही धमकी भरे जो 2 दिनों से कर रहा था। भास्कर आज शाम को ठीक 6 बजे प्रज्ञा को लेने पहुंच गया था। प्रज्ञा जैसे ही बाहर आई, भास्कर की गाड़ी उसको दिख गई थी। वो तेजी से निकलते हुए भास्कर के निकट पहुंच गई और गाड़ी में बैठ गई। आदि को रूपा के यहाँ से लेकर दोनों अपने घर के लिए निकल गए। आज प्रज्ञा गुमसुम बैठी हुई थी। भास्कर ने ही चुप्पी तोड़ी और बोला, कैसा रहा आज का दिन ऑफिस में? प्रज्ञा, ठीक ही था। आज खाने में क्या बनाओगी रात में? भास्कर ने पूछा। देखती हूँ, पहले घर तो पहुँच जाऊँ, प्रज्ञा ने बेरुखी से जवाब दिया। घर पहुंचकर प्रज्ञा आदि को लेकर लिफ्ट की तरफ आ गई और भास्कर गाड़ी पार्क करने लगा। घर में आते ही प्रज्ञा पहले फ्रेश हुई और फिर चाय का पानी रख दिया। भास्कर चाय या कॉफ़ी बहुत ही कम लेता था।
जबकि प्रज्ञा को चाय जरूर चाहिए। जब तक चाय बनती, प्रज्ञा ने आटा लगाकर रख दिया और चाय का कप लेकर डाइनिंग पर आ गई और वहीं बैठकर भिंडी काटने लगी। दाल फ्रिज में रखा था, जिसको बस फ्राई करना था। प्रज्ञा को पता है कि भास्कर को भूख बर्दाश्त नहीं होता है और बाहर का खाना वो बहुत कम ही खाता है। खाना तैयार हो चुका था। प्रज्ञा ने भास्कर को आवाज दी। भास्कर आदि को लेकर डाइनिंग पर आ गया। तीनों ने खाना खाया और फिर वही रोज की तरह भास्कर आदि को लेकर सुलाने चला गया और प्रज्ञा किचन समेटकर फिर उसके पास आ गई। प्रज्ञा ने अपने खुले बालों को समेटते हुए तिरछी नजरों से भास्कर को देखा और बोली, आप गए नहीं, आप माँ के पास जाने वाले थे। भास्कर समझ तो रहा था कि प्रज्ञा को बहुत तकलीफ हो रही है, किंतु उसको ये भी डर सता रहा था कि कहीं रूपेश सोसाइटी में आकर हंगामा ना कर दे। फिर माँ भी तो वहाँ है, अब उनको इस हाल में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। भास्कर ने प्रज्ञा का हाथ पकड़ा और बोला, यहाँ बैठो, देखो, क्या तुम नहीं चाहती कि हम इस समस्या से निजात पाएं? एक ना एक दिन तो इस समस्या को लेकर परेशानी होनी ही थी। प्रज्ञा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? भास्कर ने कहा, बस इतना चाहता हूँ कि मुझ पर भरोसा रखो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बेटे की माँ। मैं किसी भी हाल में अपना घर बिखरने नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी मुझसे रूठ गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा रोते हुए बोली, डर तो लगता है ना भास्कर, मेरे साथ तो सिर्फ तुम हो, पर उसके साथ तो समाज है जिसके सामने तुमने शादी की है, तुम्हारी माँ है जिसने उसको पसंद किया है, उसका भाई है जिसकी धमकी की वजह से तुम आज मुझे छोड़कर वहां जा रहे हो। भास्कर एकदम से तिलमिला गया और बोला, प्रज्ञा, मुझे टेंशन नहीं दो, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रज्ञा बोली, मैंने तो तुमसे सिर्फ एक साधारण सा सवाल किया है, अगर तुम्हें इससे टेंशन होती है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? भास्कर उठकर खड़ा हो जाता है और गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकल जाता है। दिन बिना खाना खाए ही निकल गया था गीता का। शाम को नैना चाय रख के आ गई उसके कमरे में, पर उसको लेटे हुए देखकर भी एक बार नहीं पूछा कि क्या हुआ, आप अभी तक लेटी हुई हैं, शाम हो गई है अब तो। दर्द से गीता का सर फटा जा रहा था, पर गीता कहे किससे। हिम्मत करके उठी और सरदर्द की गोली लेकर चाय पीने लगी। गीता को जागे हुए देखकर रूपेश फिर उसको सुनाकर बोलने लगा, माँ बाप नालायक हों तो औलाद भी नालायक ही होती है। ये शब्द गीता के लिए असहनीय था, क्योंकि यही शब्द उसको सुनना ना पड़े, इसलिए उसने सब सच जानते हुए भी भास्कर की शादी नैना से कराई थी। आज गीता टूट गई थी, दूर दूर तक उसको कोई सहारा नहीं दिख रहा था जिससे वो इस दुख को बताए। अचानक आज उसको आदर्श की याद आ गई। हाँ, उसने मुझसे कहा था, जब कभी तुम्हें लगे कि मुझे आदर्श का सहारा चाहिए, आदर्श तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। एक वही है जिससे मैं कुछ उम्मीद कर सकती हूँ। गीता को अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। भास्कर के पिता के देहांत की खबर सुनकर आदर्श ने गीता को फोन किया था। दुख प्रकट करते हुए उसने भविष्य में किसी भी समय जरूरत पड़ने पर मदद करने का भरोसा दिया था। भास्कर घर से निकलता है, गाड़ी पार्किंग से निकालकर माँ से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में उस दिन की घटना रिपीट हो जाती है जब रूपेश से मार पिटाई हुई थी। टाइम देखता है, घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। वो भी गीता की तरह सोचता है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। सहसा उसके दिमाग में मिस्टर अरजीत का नाम आता है, जो उसके पुराने ऑफिस के बॉस थे। उनसे भास्कर की बनती बहुत थी। मिस्टर अरजीत रंगीले मिजाज के नाम से मशहूर थे। शादी की नहीं थी, बड़े भाई और भाभी के बच्चों को ही अपना बच्चा मानते थे, क्योंकि भाई भाभी का दुर्घटना में निधन हो गया था। शुरू में शादी की सोची थी, मगर दोनों बच्चों की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता था, तो रणजीत जी ने बाद में विवाह का विचार ही त्याग दिया। एक दिन उनकी मुलाकात निम्मी से हुई। वो तलाकशुदा थी और उसका एक बेटा था, किंतु वो दोबारा शादी करना ही नहीं चाहती थी। अब वो निम्मी के साथ ही रहते हैं, उसके बेटे को खूब स्नेह देते हैं, पर शादी नहीं की निम्मी से। फिर भी दोनों बहुत खुश हैं। पहचान ऊंची है रणजीत जी की, क्योंकि उनके स्वर्गीय भाई साहब राजनीति में सक्रिय थे। भास्कर ने रणजीत जी को कॉल किया, पर बेल जाती रही, उन्होंने नहीं उठाया। भास्कर ने सोचा रात ज्यादा हो गई है, शायद सो गए हों। तभी रूपेश का कॉल आता है। भास्कर सोचता है, अगर फोन नहीं उठाया तो क्या पता ये माँ को फिर परेशान करे कि घर दिखाओ मुझे प्रज्ञा का। भास्कर फोन उठा लेता है और बताता है, मैं बाहर हूँ, माँ के पास ही आ रहा हूँ।
रास्ते में जाम बहुत है, मुझे टाइम लगेगा घर पहुंचने में। गाड़ी का शीशा खोलकर भास्कर बात करता है, जिससे लगता है कि हाँ बाहर ही है। शोरगुल सुनकर भास्कर के फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आता है। भास्कर फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ मिस्टर अरजीत थे। सॉरी भास्कर, नेटवर्क प्रॉब्लम था। और बताओ कैसे याद किया बरखुरदार, सब खैरियत है ना? क्योंकि रात बहुत हो रही है और तुमने कॉल किया। भास्कर, सॉरी सर, इतने रात गए आपको कॉल किया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ओए क्या हुआ, किसी की गाड़ी वाड़ी ठोक दी क्या? अरे नहीं सर, कुछ पर्सनल बात है। अच्छा तू है कहाँ अभी? रणजीत जी ने पूछा। भास्कर बोला, सर आपके घर के बाहर। मिस्टर रणजीत ने गार्ड को बोलकर भास्कर को अंदर बुला लिया, जहाँ वो अपना पैक बनाकर पी रहे थे। भास्कर सामने बैठा था और रणजीत उसका अपनी आंखों से निरीक्षण कर रहे थे और फिर बोले, तूने मेरा सारा नशा उतार दिया। तेरे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तू बहुत टेंशन में है। गीता ने आदर्श का नंबर एक डायरी में नोट कर लिया था और फोन से उसका नंबर डिलीट कर दिया था। भास्कर के पिता के निधन को 17 वर्ष हो गए थे, लेकिन गीता ने कभी आदर्श को फोन नहीं किया था। गीता अपने अतीत में खो गई, जब आदर्श और गीता बहुत अच्छे दोस्त थे और दोस्ती की हद पार कर चुके थे, तो पता चला गीता माँ बनने वाली है और समय भी इतना ज्यादा हो गया था, तो बच्चे को जन्म देना गीता की मजबूरी बन गई थी। आदर्श ने गीता से कहा था, चलो हम शादी कर लेते हैं, किंतु गीता के घर वालों को भनक लग गई थी और उन्होंने डॉक्टर से बात करके मुंह मांगा पैसा देकर उस मुसीबत से गीता को निकाल लिया था और गांव आकर आनन फानन में उसकी शादी भी कर दी। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी चल रही थी गीता की, पर एक दिन अचानक गीता की ननद आरती को गीता और आदर्श के बारे में पता चल जाता है और वो अपने भाई भास्कर को, पिता अनिल, सबको सच बता देती है। अनिल जब भी गीता के पास आता, उसको आरती की कही बात याद आ जाती और उसका मन गीता के लिए घृणा से भर जाता और एक दिन तनाव में आकर अनिल ने सुसाइड कर लिया। गीता अंदर ही अंदर आरती से गुस्सा रहती थी, पर 10 साल का बेटा और ये अकेली औरत क्या करती, तो आरती से स्नेहपूर्वक संबंध रखा था। जब आरती के बेटे ने अपने पसंद से शादी कर ली, वो भी किसी अन्य बिरादरी में, तो गीता ने भी अपने मन की भड़ास निकाल ली और आरती को ताना दे मारा और इसी वजह से उसने प्रज्ञा का सच जानते हुए भी अपने भास्कर का नैना से विवाह करा दिया, क्योंकि उसको डर था आरती उसके बेटे के भी कान ना भर दे और कहीं भास्कर भी सुसाइड ना कर ले। पर अब तो वो खुद भी फंसी और भास्कर को भी फंसा दिया। रूपेश और नैना रात का खाना भी खा चुके थे और गीता का खाना प्लेट में लाकर रख दिया था। अपने ही घर में गीता परायों की तरह थी। गीता ने डरते डरते आदर्श को कॉल मिलाया। शायद आदर्श ने अब तक गीता का नंबर सेव किया हुआ था, तभी तो जैसे ही गीता ने फोन किया, आदर्श ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो, आदर्श की आवाज़ थी, जिसके सुनने के बाद ही गीता फपक फपक कर रोने लगी। तभी उसको रूपेश और नैना का ख्याल आया, जिसका एक कमरा गीता के दाईं ओर था और एक सामने बेडरूम था। गीता ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर लिया ताकि बाहर आवाज न जाए। मिस्टर रणजीत को भास्कर ने अपनी सारी परेशानियां बता दी और साथ ही अपने मन का ये डर भी उनके समक्ष प्रकट किया कि रूपेश बार बार एफआईआर दर्ज करने की धमकी भी देता है। अगर कहीं उसने ऐसा सच में कर दिया तो उसका जॉब प्रोफाइल खराब हो जाएगा और साथ ही फ्यूचर भी। मिस्टर रणजीत तसल्ली से भास्कर की बात सुनते रहे और सुनने के बाद उन्होंने भास्कर से कहा, देखो गलती तो तुमसे हुई है और समस्या भी जटिल है। एक समाधान ये निकलता है कि दोनों को साथ लेकर समझौता करके आगे बढ़ो। दूसरा समाधान ये है कि उससे डिवोर्स ले लो। भास्कर बोला, डिवोर्स ही लेना है मुझे, पर कैसे लूं? उसका भाई अजगर की तरह बैठा हुआ है, रोज गालियां लिखकर भेजता है और पुलिस की धमकी देता है, वो अलग। मिस्टर रणजीत ने भास्कर को परेशान होते हुए देख सांत्वना दी और बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, देखो भास्कर, इस वक्त मैं उसके भाई को गलत नहीं कहूँगा, तुम बुरा नहीं मानना मेरी बात को, पर तुम खुद सोचो, उस लड़की की जिंदगी तो खराब हुई है ना। भास्कर कुछ नहीं बोला, चुप रहा। मिस्टर रणजीत
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस वक्त तुम्हें बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा। बुद्धि की धार तलवार से भी तेज होती है। फिर अपनी विस्की की बोतल की तरफ देखकर मुस्कुराए। भास्कर को ग्लास में निकाल कर दिया। भास्कर ने कहा, नहीं सर, सॉरी, मैं नहीं पीता हूँ। मिस्टर अरजीत बोले, जानता हूँ मैं, तुम इसका कुल्ला करके आओ 2-3 बार। भास्कर ने मन में सोचा, शायद सर को चढ़ गई है, मेरी टेंशन का नशा है या बिस्की का, पता भी नहीं। तभी मिस्टर रणजीत ने दोबारा कहा, जाओ यार, जो कहा वो करो। भास्कर गिलास लेकर वॉश बेसिन की तरफ बढ़ा और वैसा ही किया जैसा मिस्टर रणजीत चाहते थे। भास्कर को खुद अपने मुंह से शराब की दुर्गंध महसूस हो रही थी। भास्कर मन में सोच रहा था, अभी कुल्ला कराया है, अब पीने को जिद ना करें यार, मैं तो फिर फंसता हुआ लग रहा हूँ। मिस्टर रणजीत की आवाज आई, लेट जाओ सामने बेड पर। अब ये तो भास्कर के लिए और भी नीलबट्टे सन्नाटा था। भास्कर बोला, सर अब निकलता हूँ, बहुत रात हो गई है। मिस्टर रणजीत बोले, नहीं, पहले लेटो। भास्कर अपनी किस्मत को कोसते हुए लेट गया। तभी मिस्टर रणजीत ने सामने रखी अलमारी की दराज से एक बॉक्स निकाला। उसमें से एक छोटी सी आई ड्रॉप और भास्कर की आंखों में डाल दिया। भास्कर छटपटा गया, इतनी तेज लगा आंखों में। भास्कर अपने आप को कोस रहा था, मन ही मन में, कहाँ आ फंसा मैं। मिस्टर रणजीत ने बोला, अब आंख खोलो। भास्कर बोला, सर खुले आंख तब खोलूं। मिस्टर रणजीत, हा हा हा, जब 2 शादी की तब नहीं सोची। चलो उठो अब। भास्कर कोशिश करके उठकर बैठ गया। मिस्टर रणजीत ने अपने हाथों से उसके बालों को थोड़ा सा फैला दिया, एकदम पियक्कड़ लुक का फाइनल टच। अब बोले, आओ मेरे साथ। भास्कर ने मन ही मन सोचा, लगता है आज ही मेरे सारे पापों का दंड भुगतान करना है, और मिस्टर रणजीत के पीछे चल पड़ा। प्रज्ञा बार बार भास्कर को कॉल कर रही थी, पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। प्रज्ञा के मन में आता, कहीं फिर तो नैना के भाई से हाथापाई नहीं हो रही है, या फिर कहीं पुलिस केस का मामला तो नहीं बन गया। ओह, ये भास्कर भी ना, कम से कम एक बार फोन तो उठा लेते। सुबह प्रज्ञा को ऑफिस भी जाना था, और नींद है कि आंखों से कोसों दूर। कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना और भास्कर अभी एक साथ, और इसलिए भास्कर फोन नहीं उठा रहे हों। प्रज्ञा उठकर बैठ गई और पानी लेकर गिलास में पीने लगी। पास में लेटे हुए आदि के बालों में उंगली घुमाती रही, और उसी का चेहरा देखते हुए उसकी आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। आंख तब खुली जब सुबह सुबह घर का डोरबेल बजा। मिस्टर रणजीत ने भास्कर को अपनी गाड़ी में बिठाते हुए कहा, तुम अभी ड्राइव नहीं कर सकते। फिर बोले, जरा आंख खोलो। भास्कर ने आंख खोला। आंखें एकदम परफेक्ट थीं, जैसा मिस्टर रणजीत को चाहिए था। भास्कर को समझाते हुए मिस्टर रणजीत ने कहा, अभी तुम ऐसे बिहेवियर करोगे जैसे तुम्हें होश ही नहीं है। तुमने बहुत पी रखी है, ठीक है। और कब तक रहेंगे तुम्हारे रूपेश साहब? पता नहीं सर, पर माँ बता रही थी शायद 3-4 दिन और है वो यहाँ पर। भास्कर ने कहा। मिस्टर रणजीत बोले, ठीक है, तुम अब घर जाओ, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कॉल करना, और तुम्हारी गाड़ी मेरा ड्राइवर सुबह वहीं ड्रॉप कराएगा। मिस्टर रणजीत बोले, देखो भास्कर, शराब ऐसी चीज है जो बदनाम है। पिए हुए लोगों से बात करना बहुत ही कम पसंद करते हैं। अगर रूपेश कुछ भी बोले, तुम 2 ही बात बोलना, ठीक है। और तुम ये बात जब तक बोलते रहना, जब तक रूपेश बोलते बोलते थक ना जाए। तुम्हें गुस्सा भी आया तो दिखाना बिल्कुल नहीं। जब बहुत गुस्सा आया उसकी बातें सुनकर तो आंखें बंद करके लुढ़क जाना, जैसे कि तुम नशे में हो। हाँ, अगर बात हाथापाई की आ जाए तो फिर मुझे फ़ोन कर देना। इतनी सारी ट्रेनिंग देकर मिस्टर रणजीत ने भास्कर को लिफ्ट तक छोड़ दिया और अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ घुमा लिया। गीता आदर्श की आवाज़ सुनकर फपक फपक कर रोने लगती है। आदर्श चिंतित होते हुए पूछता है, गीत क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? हाँ गीत, इसी नाम से तो आदर्श हमेशा उसको संबोधित करता था। आदर्श के मुंह से अपना नाम उसी पुराने चिरपरिचित आवाज में सुनकर गीता को लगा जैसे उसके बेजान शरीर में शक्ति का संचार हो गया हो। गीता ने खुद को संभालते हुए कहा, आदर्श जी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बिना सोचे समझे वो सब कर दिया, जिससे मैं अपने बेटे के मन से तो उतर ही गई, और अब कहते कहते फिर रो पड़ी। कहते कहते आदर्श ने गीता से कहा, सुनो, फ़ोन पर इतनी बातें नहीं होती। ऐसा करो, तुम मुझे बाहर कहीं मिलो, फिर बताना क्या बात है। और अभी रात भी बहुत हो चुकी है, और तुम भी परेशान मत हो, सो जाओ।
मुझ पर भरोसा रखो। मेरे से अगर तुम्हारी समस्या का समाधान संभव हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। इतना बोलकर आदर्श फोन काट देता है। रात के 12 बजे घर का डोरबेल बजता है। गीता जाकर दरवाजा खोलती है। भास्कर लड़खड़ाता हुआ घर में प्रवेश करता है। गीता, शाबाश बेटा, बस यही देखना बाकी रह गया था। भास्कर कुछ नहीं बोलता है। वहीं ड्राइंग रूम में सोफे पर धम से बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रूपेश भी रूम से बाहर आ जाता है और भास्कर को नशे में देखकर ताली बजाते हुए गीता की तरफ देखकर बोलता है, लो जी, एक और असलियत सामने आई। आपका बेटा आवारा ही नहीं, शराबी भी है। भास्कर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था रूपेश के इस तरह से कटाक्ष करने पर, लेकिन उसको मिस्टर रणजीत की कही बात याद आ गई। जब आपको पता हो कि आपने गलती की है तो फिर उस गलती को बढ़ाने के बजाय ठीक करने की कोशिश करो। भास्कर सोफे पर ही सोने का अभिनय करते हुए आंखें बंद कर लेट गया। रूपेश गालियां देता रहा और अंत में नैना ने ही उसको रोकते हुए कहा, जिसको गालियां दे रहे हो उसको अपना होश तो है नहीं, दूसरे की क्या सुनेगा। रूपेश भी हार कर सो गया। भास्कर ने देखा थोड़ी देर बाद सारे घर की लाइट बंद हो गई। तब उसने मन ही मन मिस्टर रणजीत को धन्यवाद दिया और सच में सोने की कोशिश करने लगा। सुबह 4:30 बजे भास्कर की नींद खुली तो उसने फ़ोन चेक किया, जिसमें प्रज्ञा के बहुत सारे मिस कॉल थे और मैसेज भी। साथ ही मिस्टर रणजीत का मैसेज भी था, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ, तुम्हारी कार मैंने ड्रॉप कर दी है और गाड़ी की चाबी नीचे गार्ड के पास है, ले लेना। भास्कर उठा और हाथ मुंह धोकर नीचे निकल गया। फिर नीचे से ही गीता को फ़ोन कर दिया, मैं अपने घर जा रहा हूँ, घर का दरवाज़ा खुला है, आप बंद कर लेना। गीता उठी तो दरवाज़ा खुला था। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन उसके मन में फिर से रूपेश के सवाल जवाब का डर सताने लगा। सुबह सुबह 5 बजे घर का डोरबेल बजा तो प्रज्ञा उठकर दरवाज़ा खोलने गई। सामने भास्कर को देखकर वो बिना कुछ बोले ही मुड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। फ्रेश होकर प्रज्ञा किचन की तरफ जाने लगी। तभी भास्कर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ बैठो। प्रज्ञा बोली, मिल गई फुर्सत अपनी नई पत्नी से, तभी तो फ़ोन साइलेंट पर कर रखे थे ना, या फिर हाथापाई हुई आपके साले साहब से। भास्कर जानता था प्रज्ञा का गुस्सा जायज है, क्योंकि उसने रात इतना फ़ोन किया पर उसने उठाया नहीं। भास्कर मिस्टर रणजीत की सारी बात प्रज्ञा को बताना चाहता था, मगर प्रज्ञा गुस्से में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और जोर से बोल पड़ी, नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई भी सफाई। प्रज्ञा के चिल्लाने से आधी जाग गया और भास्कर को देखते ही खुशी से उछल पड़ा और भास्कर भी उसको सीने से लगाकर प्यार करने लगा। प्रज्ञा चाय बनाने चली गई और साथ ही भास्कर की पसंद का चीला बनाने की तैयारी भी करने लगी। भास्कर आदि को टूथब्रश कराने लगा और खुद भी साथ में करने लगा। नहाते वक्त गाना खुद भी गाता और अपने साथ आदि को भी सिखाता और इन दोनों की मस्ती देखकर प्रज्ञा कुछ देर को ही सही अपना गम भूल जाती है। आदि को मामी रूपा के यहाँ छोड़कर भास्कर प्रज्ञा के साथ उसके ऑफिस की तरफ निकल जाता है। गाड़ी में वो रात की सारी बात मिस्टर रणजीत वाली प्रज्ञा को बता देता है और साथ ही फ़ोन नहीं उठाने का कारण भी, लेकिन प्रज्ञा कुछ भी जवाब नहीं देती, ना अच्छा ना बुरा। अगली सुबह आदर्श गीता को फ़ोन करता है सुबह के 11 बजे और गीता को बंगला साहब मिलने के लिए बुलाता है। गीता हाँ बोल देती है। रूपेश एक दिन और रहने वाला है नैना के यहाँ और फिर चला जाएगा, लेकिन रात भी भास्कर से कोई जवाब नहीं मिलना, साथ ही उसका शराब के नशे में आना। रूपेश को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। आखिर कब तक वो यहाँ बैठा रहेगा नौकरी छोड़कर। गीता तैयार होकर जाने लगती है और नैना से कह जाती है कि मैं काम से जा रही हूँ, मुझे आने में हो सकता है थोड़ा समय लगे। नैना हम बोलकर गर्दन हिला देती है। मिस्टर रणजीत भास्कर को फ़ोन करके रात के बारे में पूछते हैं कि अभिनय का कुछ असर भी रहा या नहीं। भास्कर उन्हें बताता है कि रूपेश ने क्लेश करने की कोशिश तो की, पर वो चुप होकर सोने की एक्टिंग करता रहा, जिसे देखकर रूपेश भी थक कर सो गया। मिस्टर रणजीत बोले, हाँ हाँ तुम चिंता नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर भास्कर से पूछते हैं, नैना पढ़ी लिखी कितनी है। भास्कर ने कहा, शायद एमकॉम किया हुआ है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पहले रूपेश को यहाँ से विदा करो, फिर कोई हल निकालते हैं। और सुनो, आज भी तुम्हें फिर वैसे ही अल्कोहलिक बनकर जाना होगा, तुम समय से आ जाना, घर तो तुम्हें देर से जाना है,
पर तुम मेरे यहाँ समय से आ जाना। भास्कर आने का वादा करके फोन काट देता है। अब क्या करे बेचारा। पुलिस के लफड़े में अगर फंस गया तो कोई तो चाहिए जो हाथ पकड़कर खींच ले। और मिस्टर रणजीत की तो पहुंच बहुत ऊंची थी, पर जीवन एकदम साधारण। शौक बस घूमने का और विस्की का। बाकी प्रेमिका है जिसके साथ लंबे समय से निभाता चला आ रहा है। मिस्टर रणजीत पूरे मन से भास्कर की मदद करने को तत्पर हैं, क्योंकि भास्कर को वो छोटे भाई से स्नेह देते हैं। गीता बंगला साहब पहुंचती है, जहां आदर्श पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। शादी से पहले अंतिम बार यहीं पर मिली थी गीता आदर्श को। आदर्श बार बार कहता रहा, चलो हम शादी कर लेते हैं, पर गीता हिम्मत ही नहीं कर पाई और उसने वैसा ही किया जैसा उसके घर वालों ने उस पर दबाव बनाया। इतने साल बाद आदर्श ज्यादा तो नहीं बदला था। हाँ, बाल जरूर सफेद हो गए थे, चेहरे की चमक, वो गोरा रंग आज भी बहुत सुंदर दिखता था। अपनी उम्र से तो कम ही दिखता था, ज्यादा नहीं। गीता उसके मुकाबले ज्यादा उम्र की दिखने लगी थी। चेहरा मुरझाया हुआ, बालों का जूड़ा बना हुआ, साड़ी भी बहुत ही साधारण सी। जिंदगी के सफर के थकान की गवाही चेहरे पर आई झुर्रियों की लकीरें स्पष्ट कर रही थीं। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर आदर्श ने ही बातों की शुरुआत की। कहो गीत, कैसी हो, क्या बात है? कल बहुत ही परेशान लग रही थी। गीता ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है आदर्श जी। और भास्कर की शादी की सारी कहानी गीता ने आदर्श को सुना दिया। आदर्श ने गुस्से से कहा, गीत, भूल करने की तो तुम्हारी बहुत पुरानी आदत है। तुम कोई बात सोचती कहाँ हो, बस फैसला ले लेती हो आनन फानन में। क्या तुम जानती भी हो कि तुमने कितना गलत किया है, वो भी 3-3 लोगों के साथ? मुझसे पूछो क्या बीतती है दिल पर अपने प्यार को खोने के बाद। और तुमने तो, उफ गीत, ये क्या किया तुमने? गीता सर नीचे करके बैठी हुई अपनी दोनों आंखों को भिगो रही है। आदर्श ने जब नोटिस किया तो वो शांत हो गया और बोला, सुनो गीत, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो गलती तुमने की है उसको सुधारना भी तुम्हें ही है। पहले तुम ये पता करो कि वो बच्ची नैना अपनी लाइफ में क्या करना चाहती थी, उसके एब्सेंस क्या थे। मुझे तुम सारी जानकारी देना, मैं कल तुम्हें फिर कॉल करूँगा। गीता ने आदर्श से कहा, आदर्श जी, मैं बहुत कमज़ोर औरत हूँ। पहले अपना प्यार खोया, फिर पति, और अब बेटा भी। भास्कर मुझसे बात तक नहीं करता सीधे मुंह। आदर्श ने समझाते हुए कहा, चिंता नहीं करो, बाबा जी सब सही कर देंगे। फिर गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी के सामने माथा टेका और अर्जी लगाई। लगातार 3 दिन से भास्कर रोज ही रात के 12 बजे घर पहुंचता, शराब पिए होने का ढोंग करता हुआ, रूपेश की गालियां बर्दाश्त करता, और जब लाइट ऑफ हो जाती घर की तो फिर सच में सो जाता। आज फिर नशे में धुत होकर आया था। नैना ने उसको आज अपने बेडरूम में सहारा देकर ले जाकर सुला दिया और खुद ड्राइंग रूम में सोफे पर लेट गई थी। उसको पता था कि रोज की तरह फिर रूपेश आएगा और फिर वो भास्कर पर चिल्लाएगा। ऐसा हुआ भी। जैसे ही रूपेश को लगा भास्कर आया, वो आ गया, पर ड्राइंग रूम में नैना को देखकर उसने पूछा, कहाँ गया वो? नैना ने कहा, अंदर है। रूपेश बोला, आज छोड़ूंगा नहीं इसको, ये रोज ड्रामे करता है। अंदर जैसे ही भास्कर के कान पे ये आवाज गई, वो सचेत हो गया। उसने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया। क्या करूं? मिस्टर रणजीत को कॉल करूं क्या? ये क्या करेगा मेरे साथ, पता नहीं। रूपेश नैना के रूम की तरफ तेजी से जाने लगा, पर नैना ने उसको रोक लिया और बोली, भाई क्यों परेशान हो रहे हो? अगर इस आदमी को मुझे रखना होता तो ये इतना सब नहीं करता। 1 साल होने को है और इससे मेरी ठीक से कभी बात तक नहीं हुई। और फिर तुमने तो खुद देखा है, उसका अपना परिवार बना हुआ है, फिर इसे मुझसे लगाव क्यों होगा? तुम खुद सोचो ना भाई, इंसान कुत्ता पालता है तो उससे भी वो स्नेह करने लगता है, किंतु मैं तो इंसान हूँ, इसको फिर भी मुझसे कोई लगाव नहीं हुआ। भाई मुझे नहीं रहना इसके साथ। रूपेश वहीं रुक गया और नैना से बोला, तो फिर क्या करोगी? इतनी बड़ी जिंदगी कैसे गुजारोगी? नैना बोली, मुझे नहीं पता। तो फिर सामान पैक कर लो, चलो कल को मेरे साथ, मैं कल जा रहा हूँ। नैना बोली, नहीं भाई, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं जाऊंगी। जब तक तुम हो और तुम्हारे दबाव बनाने के कारण ही भास्कर जी यहाँ आते हैं,
कल तुम चले जाओगे तो फिर ये यहाँ नहीं आएंगे। फिलहाल रहने को तो घर तो है और खर्चा भी ये लोग मुझे देते हैं। हमेशा तो यहाँ नहीं रहूंगी, पर हाँ, अभी मैं कहीं और भी नहीं जाऊंगी। लोग सच्चाई जाने बिना ही मुझे दोष देंगे कि देखो इसके पति ने इसको छोड़ दिया है। यहाँ फिलहाल कोई ये तो नहीं कहेगा मुझे। अंदर से भास्कर नैना की सारी बातें सुनता है और वही सारी बातें वो मिस्टर रणजीत को मैसेज करके बता भी देता है। लेकिन भास्कर अंदर से नैना के लिए अपने मन में अपराध बोध से भर जाता है। आदर्श और गीता बंगला साहब से निकलकर बाहर आते हैं। आदर्श ने गीता से कहा, गीत, तुम शायद एक बात नहीं जानती और मैं तुम्हें शायद कभी बताता भी नहीं, पर आज बता रहा हूँ। आदर्श थोड़ी देर चुप रहा, मन में सोचता रहा, बोलूं या नहीं बोलूं, क्या बोलना सही होगा। आदर्श को चुपचाप गुमसुम देखकर गीता बोली, क्या बताने जा रहे थे और क्यों चुप हो गए बताते बताते। तुम्हारी नादानियां मुझे परेशान करती हैं। तुम अब भी कोई काम सोचकर क्यों नहीं करती हो? हमेशा जिंदगी से खिलवाड़ी करती रहती हो, कभी मुझसे कभी खुद अपने ही बेटे से। गीता तिलमिलाती हुई बोली, और कुछ सुनना रह गया है? आदर्श ने कहा, अभी मैंने कहना कहाँ शुरू किया है गीत, शुरू तो मैं अब करूँगा। जानती हो, जब तुम हमारे 7 महीने के बच्चे की पेट में हत्या करने के लिए डॉक्टर से मिलने अपने माँ बाप के साथ जयपुर गई थी, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही उसी ट्रेन से जयपुर जा रहा था। तुम अपने माँ बाप के साथ जयपुर में जाकर इस बच्चे को ख़त्म करोगी, ये खबर मुझे तुम्हारी सहेली ने ही दिया था। और फिर मैंने तुम्हारी उस डॉक्टर को अपनी और तुम्हारी सारी सच्चाई बताई थी। डॉक्टर के पैरों में गिरकर रोया था कि इस बच्चे को बचा लें। तब डॉक्टर मुझसे बोली, देखिए मिस्टर आदर्श, अगर मैंने इन्हें मना किया तो ये कहीं और जाएंगे, बच्चा तब भी ये लोग नहीं रखेंगे। और मान लीजिए कि मैंने बच्चे को सही सलामत डिलीवरी करवा दिया, तब भी आपको इस बच्चे को कम से कम 2 महीने नर्सरी में रखना पड़ेगा। आप ये सब कैसे करेंगे? मैंने उसको बोल दिया, मैं सब कर लूँगा, मेरी जान पहचान है वहाँ हॉस्पिटल में। आप बस बच्चे की डिलीवरी सही से कराकर बच्चा मुझे दे दीजिए। उनको तो वो बच्चा वैसे भी नहीं चाहिए। मैंने डॉक्टर के सामने 50,000 रखते हुए कहा, ये अभी रख लीजिए और बाकी जब आप मुझे मेरा बच्चा देंगी। गीता का चेहरा पसीना पसीना हो रहा था। उसके मुंह से निकला, फिर? आदर्श ने कहा, फिर क्या? डॉक्टर ने वादे के मुताबिक मुझे बच्चा दे दिया और मैंने उसको तुरंत दूसरे हॉस्पिटल में नर्सरी में शिफ्ट कर दिया। मेरे दोस्त का भाई डॉक्टर था उसी हॉस्पिटल में। उसने उस बच्चे को अपने कजन का बच्चा बताकर नर्स और डॉक्टर्स को उसकी विशेष देखभाल में लगा दिया। जब उस डॉक्टर ने अपने घर में अपनी वाइफ के आगे इस घटना का जिक्र किया तो वो उस बच्चे को गोद लेने की जिद करने लगी, क्योंकि उसकी बहन को डॉक्टर ने बताया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती और इस वजह से उसके बहन को उसके पति ने डिवोर्स दे दिया था। डॉक्टर की पत्नी अपनी बहन के जीने का सहारा तलाश रही थी, पर मैंने उसको मना कर दिया। लेकिन तब भी सुहासिनी, डॉक्टर की पत्नी की बहन, रोज आती उस बच्चे को देखने। रोज सुबह से शाम तक वहीं रहती हॉस्पिटल में, रात को भी वहीं रुकती। सारा हॉस्पिटल सुहासिनी को उस बच्चे की माँ समझने लगे। 2 महीना पूरा हो गया, बच्चा बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर ने घर ले जाने के लिए बोल दिया। अब मैं अपने मन में सोचने लगा, आखिर मैं इस बच्चे को पालूं कैसे? तब सुहासिनी ने मुझसे कहा, ये बच्चा मेरे पास ही रहने दीजिए, आप शादी कर लेंगे तो ले जाना। मैं जब भी उस बच्चे को देखता मेरा दिल खुशी से नाच उठता, पर समस्या यही थी कि पालूंगा कैसे। मिस्टर रणजीत ने जब भास्कर का मैसेज देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अब उन्होंने तुरंत ही भास्कर को रिप्लाई करते हुए कहा कि नैना की दिलचस्पी अगर जॉब में हो तो उसको मेरे यहाँ भेज देना। जब तक रूपेश जाता नहीं तो मुझसे बिल्कुल भी बहस नहीं करना, क्योंकि गलती पर अभी तुम हो और जब ये बात पता हो कि हमने गलती की है तो या तो उसको सुधारो या फिर चुपचाप उसका भुगतान करो। भास्कर ने भी जी सर कहते हुए रिप्लाई दिया और सो गया। गीता की जैसे धड़कन रुक सी गई थी। आदर्श अपनी बातों को लगातार कहे जा रहा था और गीता शिथिल हो गई हो जैसे, उसी तरह उसकी बातें बिना कुछ कहे सुनती जा रही थी। जानती हो गीत, देखते देखते पूरा 1 वर्ष बीत गया। सुहासिनी उस बच्चे की देखरेख करती रही। मैं 1 हफ्ते में 1 बार जरूर जाता उस बच्चे को देखने। एक दिन तुम्हारी ही सहेली से खबर लगी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। सुबह सुबह सुहासिनी का फोन आया कि जन्मदिन है आपके बच्चे का। मैं हैरान हो गया।
मुझे याद नहीं, पर सुहासिनी को याद है। मैं उसी समय उठकर गाड़ी लेकर जयपुर निकल गया। रात के 9 बजे पहुंचा था। मैं वहां डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी ने सुहासिनी के साथ बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी आयोजन किया हुआ था। इस बार मैं मन बनाकर गया था कि अपने बच्चे को अपने साथ यहाँ ले आऊँगा दिल्ली। वहाँ पहुँचकर मैंने जब सुहासिनी को देखा तो मैं अपने बच्चे को मांगने की हिम्मत ही नहीं कर पाया, क्योंकि जो सुहासिनी 1 वर्ष पहले बुझी बुझी सी उदास रहती थी, आज वो अलग ही नजर आ रही थी। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए, बालों को खुला रखा हुआ, माथे पर छोटी सी बिंदी और गोद में वो बच्चा, और खुशी उसके चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। ममता की सुंदर मूरत, जो शायद उस बच्चे की अपनी असली माँ में नहीं थी। मैं सुहासिनी को एकटक देखता रहा, उस बच्चे को गोद में लिए हुए। तभी सुहासिनी की बहन, डॉक्टर साहब की पत्नी, मेरे करीब आई और धीरे से मुझे बोली, अगर आप बुरा ना माने तो सुहासिनी और आप, मेरा मतलब है कि सुहासिनी का घर बस जाता। डॉक्टर साहब भी मेरे करीब आ गए और उन्होंने भी यही बात दोहराई, और उसी बर्थडे पार्टी में मेरी और सुहासिनी की एंगेजमेंट हो गई। और फिर अगले दिन कोर्ट में शादी करके मैं सुहासिनी को लेकर दिल्ली आ गया। सुहासिनी ने मुझे कभी आज तक कोई शिकायत का मौका ही नहीं दिया, और मैं तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने जिंदगी में सिर्फ गलतियाँ की हैं। कभी सही गलत का तुम फर्क ही नहीं कर पाई। पहले तुमने एक बच्चे को जन्म देकर मारा, और फिर अब भास्कर को जीते जी मार डाला। गीता फपक फपक कर रोती रही। उसकी सिसकी बंद भी हो रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या मैं उस बच्चे को देख सकती हूँ? और वो बेटा है या बेटी? आदर्श ने कहा, बिल्कुल देख सकती हो, पर शर्त यह है कि पहले उस लड़की की जिंदगी सुधारो जिसको तुम अपनी बहू बनाकर लाई हो। उसकी शादी तुम्हें कहीं और करनी होगी। पहले उसको घर से बाहर निकालो। पढ़ने में रुचि हो तो पढ़ाओ, जॉब करना चाहती हो तो पता करो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, पर हाँ, जब तक सब ठीक ना हो जाए तुम एक बार भी उस बच्चे का जिक्र मेरे आगे नहीं करना। गीता कांपती हुई आदर्श को हाथ जोड़ती है, और आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं था। आदर्श ने गीता के लिए कैब बुक कर दी, उसके घर के लिए, और खुद अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल गया। आदर्श गाड़ी ड्राइव करते हुए मन में सोचने लगा, पता नहीं गीत को सच बताकर मैंने सही किया या गलत, पर क्या करता मैं। गीत के पास भी अब बचा ही क्या है। पति छोटी उम्र में ही चला गया, बेटे को जैसे तैसे पाला। बेटा भी शादी करके तब बताने गया जब एक बच्चे का बाप बन गया। लोग कहते माँ जैसी थी, वैसा ही औलाद भी निकला। इस डर से बेचारी फिर एक गलती कर बैठी। चलो देखा जाएगा जो भी होगा। उधर गीता कैब में बैठी बैठी सोचती है, मुझे जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगी, मगर मैं नैना का घर और जिंदगी दोनों खुशहाल करूंगी। बहू बनाकर नहीं, बल्कि बेटी बनाकर। सुबह सुबह रूपेश अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रहा था। दिन के 11 बजे की फ्लाइट थी उसकी दिल्ली से। रूपेश ने नैना से बहुत तरह से कहा कि वो उसके साथ चले, पर नैना ने मना कर दिया। रूपेश परेशान तो था ही नैना के लिए, साथ ही भास्कर पर उसको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि भास्कर को उसने गाली दी, धमकी दी, हाथ भी उठाया, फिर भी उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा। रात को पीकर आता और सुबह रोज रूपेश के जागने से पहले ही चला जाता। रूपेश ने गीता से जाते वक्त बस इतना ही कहा, अच्छा नहीं किया तुमने हमारे साथ। कैब आ चुकी थी और रूपेश बैठ गया था। रूपेश की आंखें भर आई थी नैना की तरफ देखते हुए, और नैना अपने आंसू को पीने की पूरी कोशिश कर रही थी। गीता का फोन बजता है। नंबर आदर्श का था। गीता ने फोन उठाया तो आदर्श ने पूछा, कैसी हो गीत? ठीक हूँ मैं, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया कि तुमने नैना से बात की। हो सकता है शादी से पहले पढ़ाई को लेकर उसके कुछ अरमान रहे हो, वो कुछ बनना चाहती हो, उससे पहले उसकी शादी हो गई हो। तुम उसके मन को टटोल कर देखो, फिर मुझे बताना। और उसका भाई वो है या गया? आदर्श ने पूछा। हाँ, उसका भाई अभी अभी निकला है यहाँ से, और मैं नैना से बात करके आपको बताती हूँ। ठीक है। और हाँ गीत, मुझे भास्कर का फ़ोन नंबर चाहिए। गीता बोली, क्यों? भास्कर से आपको क्या काम है? आदर्श ने कहा, जितना कहा उतना करो। भास्कर का नंबर सेंड करो मुझे। गीता बोली, ठीक है भेजती हूँ, पर जरा सुनो। आदर्श बोला, क्या? गीता, क्या तुम मुझे अपने बच्चे से मिलवाओगे? तुमने तो ये भी नहीं बताया कि वो बेटा है या बेटी। आदर्श ने कहा, अगर तुम नैना के साथ न्याय करने में सफल रही तो जरूर मिला दूंगा तुम्हें मेरे बच्चे से।
और आदर्श ने फ़ोन काट दिया। आज भास्कर बहुत खुश था। आदि को स्कूल के लिए तैयार करते हुए गाना भी गा रहा था। आदि भी खूब मस्ती कर रहा था अपने पापा के साथ। प्रज्ञा ने पूछा, क्या बात है, आज बड़े खुश हैं जनाब? भास्कर भी रोमांटिक होते हुए बोला, जाने मन गुलवदन, मौसम देखो, मौसम क्या सुहाना मौसम हो रहा है। प्रज्ञा बोली, मौसम और सुहाना? सुबह के 7 बज रहे हैं और सूर्य देवता अपने पूरे पावर से चमक रहे हैं। गर्मी से जान जा रही है और आपको मौसम सुहाना लग रहा है। भास्कर फिर गाता है, सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। आदि जोर से हंसता है। पापा को गाना भी नहीं आता है। भास्कर उसको आंख दिखाता है और प्रज्ञा को बोलता है, तुम एक महान कलाकार का अपमान कर रही हो। चलो आदि, हम तुम्हें बस तक छोड़कर आते हैं। तुम्हारे स्कूल बस आने का टाइम हो गया। गोलू मोलू सा आदि स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत ही क्यूट लग रहा था। प्रज्ञा उसकी एक पिक लेती है अपने फ़ोन से और दुलार करती है। भास्कर स्कूल बस तक छोड़ने जाता है आदि को। रूपेश के चले जाने से भास्कर बहुत खुश था, क्योंकि अब उसको रात को अब पीने वाला ड्रामा नहीं करना पड़ेगा और वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। प्रज्ञा कुछ बोलती नहीं है, पर उसका चेहरा हमेशा उदास उदास है। साथ ही उसके मामा मामी भी आए दिन उस पर दबाव बनाने लगे हैं कि वो भास्कर से तलाक लेकर अपनी ही बिरादरी में शादी कर ले, क्योंकि प्रज्ञा पढ़ी लिखी है, अच्छी जॉब में है, अच्छी सैलरी मिलती है। भास्कर नहीं भी पैसा देगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मामा मामी के दबाव बनाने के कारण प्रज्ञा अब आदि को क्रेज में रखती है। प्रज्ञा ने मामा मामी से कहा, अगर भास्कर उस औरत के पास चला भी गया तो भी मैं उसको तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि भास्कर ने क्या किया है क्या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस इतना पता है कि वो मुझे अब भी प्यार करता है, मेरी केयर करता है। उसको पता है मैं कब उदास हूँ और कब खुश हूँ। मेरे बिन बोले वो सब समझ जाता है। रूपेश के चले जाने के बाद नैना अपने रूम में चुपचाप बैठी हुई अपना फ़ोन चला रही होती है। गीता 2 कप चाय बनाकर और कुछ स्नैक्स लेकर उसके ही रूम में चली जाती है। लो बेटा चाय पी लो, गीता ने नैना से कहा। आप क्यों बनाने लगी? मुझे बोल देती, मैं बना लेती। नैना ने सकुचाते हुए गीता से कहा, अरे तो क्या हो गया, मैंने बना लिया तो चलो पी लो चाय और कुछ खा लो। मैं भी तुम्हारे साथ खा लूँगी, अकेले मेरा मन भी नहीं करता कुछ खाने को। नैना ने चाय का कप उठा लिया और दोनों चाय की चुस्की लेने लगी। तभी गीता ने चाय पीते पीते ही नैना से पूछा, बेटा तुम पढ़ाई के बाद क्या करना चाहती थी? गीता के मुंह से इतना सुनते ही नैना की आंखों में एक चमक सी जाग उठी और वो बोल पड़ी, मैं तो बैंक की पीओ बनती, बैंक की जॉब करती। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।